हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट नीट के टॉप 100 क्वेश्चन, और उसी में हमारी आज पार्ट नंबर 3 जो है उसकी डिस्कशन हम करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप उन्हें जाकर के देखिए, क्योंकि हमने 11th के जो है फर्स्ट चैप्टर और हर यूनिट वाइज को कवर करते हुए यहाँ पे 11th और 12th के कंबाइंड क्वेश्चंस का सेट आपके लिए लेकर के आए हैं। और इसी तरीके की और भी वीडियोस आपके लिए एडुपेस की तरफ से जो वो आती रहेंगी, तो आप इससे जुड़े रहें। और पिछली वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक यूनिट तक पहुंचे थे। केटीजी थर्मोडायनेमिक इन दोनों के क्वेश्चन हम कर रहे थे। अभी भी हम देखेंगे कि इनके और कितने क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट यूनिट होगी 11th के एसएचएम और वेव्स, उसके क्वेश्चंस करने के बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज ही जंप मार देंगे। तो देखते हैं गाड़ी कहां तक पहुंच पाती है। 40 क्वेश्चन आपके हो चुके थे, बाकी क्वेश्चन आपके बचे थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 से आज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको बोला गया है, फॉर अ गिवन गैस एट 1 एटीएम प्रेशर आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज 200 मीटर पर सेकेंड। पहली बात केटीजी का क्वेश्चन है, दूसरी बात वीआरएमएस का क्वेश्चन है। वीआरएमएस से बहुत फ्रीक्वेंट नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। कुछ कुछ टॉपिक हो गए, जैसे वीआरएमएस हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया आपके पास। इन दोनों से क्वेश्चन जो है बहुत फ्रीक्वेंट आपसे पूछे जाते हैं। तो वीआरएमएस में आपको बोला गया है कि 200 मीटर पर सेकंड है, 127 डिग्री सेल्सियस। केटीजी और थर्मो के अंदर ध्यान रखें, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना होता है। तो 127 डिग्री सेल्सियस यानी कि 400 केल्विन, और 2 एटीएम प्रेशर जो वो 227 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि 500 केल्विन है। तो आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी होगी वो आपको बतानी है। तो वीआरएमएस का फॉर्मूला जिन प्यारे बच्चों को याद होगा वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है वो याद करके प्यारे बन जाए भाई। 3 RT/M होता है अगर हम सिंगल मोल के लिए इस फॉर्मूला को लिखें तो वीआरएमएस का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक ही थर्मोडायनेमिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो है टेम्परेचर। वो भी आपको केल्विन में लिखना है। बाकी थर्मोडायनेमिक फैक्टर कौन से है सर, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप तो। भाई प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है। ये तीन फैमिली मेंबर मिलकर के केटीजी और थर्मो को संभालते हैं। केटीजी के अंदर इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ा जाता है, और थर्मो के अंदर इनको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ा जाता है। तो अभी यहाँ पे आरएमएस वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और 1/2 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको टेम्परेचर के दो डाटा दे रखे हैं, 127 और 227, और वेलोसिटी का एक दे रखा है। यानी कि अगर आप रेशो उठाने लगे वी आर एम एस 1/वी आर एम एस 2, और सामने लिख ले √T1/T2, तो एक ही बात है, यही काम करना है हमें। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते जाएंगे और आंसर निकालेंगे फटाफट। आप भी सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए भाई कि आंसर क्या आ रहा है। तो वीआरएमएस पहले की वैल्यू आपके पास 200 दे रखी है, तो उसके सामने जो टेम्परेचर है वो 400 है। नीचे वाले वीआरएमएस की वैल्यू आपको बतानी है, उसके सामने जो टेम्परेचर है वो 500 है। यही कहानी है। अगर इनको आप काटेंगे तो नीचे आपके पास जो है वो √5 ही रह जाएगा, और ऊपर जो है वो आपके पास 2 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से 0 0 0 0 जो है वो 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 से 10 कटेगा। √4 जो है वो आपके पास 2 रह जाएगा, नीचे जो है वो √5 एज इट इज रहेगा। अब ये वीआरएमएस है सामने, इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में लेकर के जाऊंगा, एक और चीज यहाँ पे कट रही है, पहले इसको निकालते हैं। ये 2 है, ये 200 है, इधर 100 हो जाएगा। तो ये √5 उठ करके इधर जाएगा, वीआरएमएस उधर जाएगा। तो आपके पास जो आंसर दिखेगा आपको वो दिखेगा 100√5। और यूनिट क्या आएगी सर, यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन है देखना है, टिक करना है, आगे चलना है। नीट के अंदर जब आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठोगे तो आपको 1 से 45 तक की रीडिंग करनी है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में कर लोगे उनको टिक करना है, और फिर उनको करना शुरू कर देना है। क्योंकि वहां पे हमें एग्जाम को क्लियर करना है, फिजिक्स को कंप्लीट नहीं करना भाई। फिजिक्स को कंप्लीट करने के लिए तो आपको सेपरेट से घर जाकर के नीट का पेपर सोल्व करो, वो 3 घंटे में सॉल्व भी नहीं होता, वो 3.5 या 4 घंटे की कहानी है आपके लिए। लेकिन अगर आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है, मैक्सिमम सॉल्विंग करनी है, तो उन्हीं क्वेश्चन पे ध्यान देना है जो आपके हिस्से के हैं। और ये क्वेश्चन केटीजी में बहुत बार रिपीट होते हैं, इजी टू सॉल्व है, तो इनको तो नहीं छोड़ करके जाना है। ठीक है, कि मिनिमम जितने आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको वो तो करना ही करना है, बेयर मिनिमम। ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 आपको कह रहा है गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ O2, फिर से केटीजे का क्वेश्चन है। 4 मोल ऑफ आर्गन एंड टेम्परेचर T, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन है। निगलेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड यानी कि हाई टेम्परेचर कोई नहीं है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोस्टुलेट याद है आपको केटीजी का, कि जितनी भी एनर्जी होती है एक सिस्टम के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स के पास, वो होली काइनेटिक होती है।
होली काइनेटिक में HOLY नहीं है, HOLI होली भी नहीं है, WHOLLY वाला होली है, कि पूरी की पूरी तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी रेस्ट पे नहीं होते, घूमते रहते हैं, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। इतना सा लॉजिक रहता है। और उसका फॉर्मूला क्या रहता है सर? फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय F/2RT। ये फॉर्मूला रहता है। थर्मोडायनेमिक्स में आप इसे इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं, इधर भी वही बात कह रहा है ये। तो आपके पास गैस कौन कौन सी दे रखी है सर? गैस दे रखी है ऑक्सीजन एंड आर्गन, एक है डायटोमिक, एक है मोनोटोमिक। नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों के लिए लिखे हैं, वो तो हम दोनों के लिए लिख लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ध्यान रखनी है, मोनो है, दोनों है, दोनों है। मोनो होगा तो 3 है, दोनों होगा, डायटोमिक होगा तो 5 है, और अगर ट्राइएटोमिक होगा, ट्राइएटोमिक में लीनियर है या नॉन लीनियर वो डिपेंड करता है, लीनियर होगा तो 5 है, नॉन लीनियर होगा तो 6 है। तो यहाँ पे दोनों की वजह से कितना होगा? तो पहले अगर मैं पकड़ू ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स लिखे, डायटोमिक होने की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी, 5/2RT लिखा, प्लस किया। प्लस किसको करना है? आर्गन को करना है। उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखे, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी, RT लिखा, प्लस किया। अब यहां से 2 से 4 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, साफ साफ आपको दिखने लग गया होगा आंसर क्या आ रहा है। 5RT है या 6RT है, तो टोटल आपके पास निकल कर आ जाएगा 11RT। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट सोल्व होते हैं, स्पीड भी इतनी रखनी है, कंसेप्ट आता होगा, लिंक करना है, आंसर निकालना है। अब आपके पास नीट के लिए भाई जितने दिन रह गए हैं उसके हिसाब से थॉट प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो क्वेश्चन से सीखिए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। जरूरी नहीं कि आपको आता है तभी होना चाहिए। अगर आप क्लूज ढूंढोगे कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल रहा है, इंटरनल एनर्जी पता चल रहा है, फॉर्मूला पता डालो, ठीक है। तो 11RT आपके पास फोर्थ ऑप्शन है, टिक करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास SHM का क्वेश्चन अब निकल करके आ चुका है। SHM और वेव्स के अंदर जो है वो बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। मेन जो क्वेश्चन आपके पास है वो कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन से चेक करने को आ जाता है कि गिवन इक्वेशन SHM की है, वेव की है या नहीं है। वेलोसिटी के बहुत फॉर्मूले रहते हैं। वेलोसिटी स्प्रिंग का फॉर्मूला रहता है √T/μ। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला रहता है γ/p/ρ। सिमिलरली वेव के अंदर जाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला जो है आपके पास वो मैक्सिमम A ω मिनिमम 0। अगर वेव वेलोसिटी की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा या ω/k। तो ये बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जब वेलोसिटी वर्ड आपके दिमाग में आए तो आपको सारे क्वेश्चन अलग अलग खुल जाने चाहिए दिमाग में, तभी आप संभाल पाओगे कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को याद आ गया होगा कि सर वो तो -A⍵² निकल करके आता था, और जो V मैक्स का फॉर्मूला था सर वो तो A⍵ निकल करके आता था। ये छोटी छोटी बातें याद आनी चाहिए। अब आपको बोला गया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो तो A चाहिए, ओमेगा चाहिए। अगर मैं इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूं तो 2 जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है, 2 पाई जो है वो ओमेगा के बराबर है, और π/6 जो है वो फाई है, उसकी जरूरत है नहीं हमें, लेकिन गिवन। तो A⍵² अगर आपको निकालना है तो A की वैल्यू, अब यहाँ पे नेगेटिव में कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में ही बातें कर रहा होगा वो। तो A की वैल्यू पुट करेंगे 2 और इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई का स्क्वायर जो है भाई वो आपके पास 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा, और आंसर जो है वो 8 पाई स्क्वायर निकल कर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन है? पहला, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आराम नहीं करना है, क्वेश्चन करना, आगे बढ़ना है, क्वेश्चन करना, आगे बढ़ना है, ताकि आप 3 घंटे भी एग्जाम के अंदर रुको ना। पूरा साल, 2 साल, 3 साल आपने कितनी पढ़ाई की है कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आप 3 घंटे में वहां पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसी की प्रैक्टिस हमें करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन अ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेलोसिटी ऑफ हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज। मेन लाइन को अंडरलाइन करना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। अगर आप मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिखा वो होती है A⍵, और अगर हम वेव वेलोसिटी की बात करें भाई तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी या फिर ω/k। दोनों के दोनों आपके पास यूज होते हैं। k 2π/λ के इक्वल होता है, ω 2πf के इक्वल होता है, तो वो सिमिलरली बन जाता है आपके पास। तो V मैक्स आपको क्या गिवन है कि V वेव जो है वो V मैक्स के हाफ है, तो आप बोलेंगे V वेव इज इक्वल टू A⍵/2। अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि आपके पास लैम्डा आसानी से आ जाए, तो आप बोलोगे सर ओमेगा सामने दिख रहा है, ओमेगा वाले को यूज करते हैं, तो ω/k इज इक्वल टू A⍵/2। ओमेगा से ओमेगा गया तो आपके पास k यहाँ पे रह गया। अब k की वैल्यू होती है 2π/λ, तो मैं नीचे लिख लूंगा 2π/λ इज इक्वल टू A/2।
2 से 2 घटेगा, लैम्डा ऊपर जाएगा, और लैम्डा को जब कंपेयर करोगे तो वो a इंटू पाई के बराबर निकल करके आएगा। तो a इंटू पाई या पाई इंटू ए, आप जो भी कह लो, ऑप्शन नंबर 1 देखो और आंसर टिक करो। क्वेश्चन इजी हैं, फॉर्मूलाज इजी हैं, दिमाग ठंडा रखना है और अप्रोच करना है। यही मूल मंत्र है भाई सिलेक्शन का, और कुछ नहीं है। अगर आप उन बच्चों से पूछेंगे जिनकी सिलेक्शन हो जाती है, जिनकी हो चुकी है, तो वो भी आपको यही बताएंगे कि एग्जाम में आराम से क्वेश्चन करने होते हैं, और आराम से क्वेश्चन तभी होंगे जब आपको देख करके क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 2 पाई सेकेंड, द वैल्यू ऑफ थीटा इन द गिवन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर द ऑसिलेटर इज। हमें पता है ए और एक्स के बीच में रिलेशन ही ऐसा होता है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, और अगर ऐसा रिलेशन होता तो हमें पता बनेगी तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन तुम्हारे पास स्लोप इसी तरीके का जाएगा। अब स्लोप जब इसी तरीके का जाएगा तो एक्स जो है वो बेस है और ए जो है वो आपके पास हाइट है, और अगर आप tan थीटा लिखना चाहो tan थीटा, तो वो आएगा हाइट अपॉन बेस या फिर ए अपॉन एक्स। और आपको यही पूछा गया है कि कितनी वैल्यू होगी थीटा की, तो tan थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो a अपॉन एक्स ग्राफ से पता चल रही है, इधर a अपॉन एक्स को बोलूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है और टाइम पीरियड गिवन है, तो टाइम पीरियड और ओमेगा के बीच में हमें रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो ओमेगा निकालना हो तो 2 पाई बाय टी आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे 2 पाई बाय टी पुट करिए, 2 पाई बाय टी, और टी की वैल्यू भी 2 पाई ही है, और इसका स्क्वायर करें तो ये तो अंदर कट ही जा रहा है, आपके पास कुछ नहीं आ रहा है, -1 निकल कर आ रहा है, लेकिन -1 से रिलेटेड आपके पास आंसर नहीं है, तो +1 देख लेंगे मैग्नीट्यूड में, और 1 जो है tan थीटा की वैल्यू वो 45 डिग्री के लिए रहती है। हाँ, अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे तो -1 कहना पड़ेगा उसे, तो आपके पास जो प्रेफर्ड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, 45 डिग्री। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, फॉर्मूला वही आपके पास यूज हो रही है, सिंपल सिंपल बेसिक्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है वेव पल्स इज जनरेटेड इन अ स्ट्रिंग पी, मास डेंसिटी दे रखी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव पल्स। अब देखो नॉर्मल गलती होने के चांसेस, बच्चे क्या करेंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला सर अभी अभी आपने बताया कि v इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू होता है, तो t जो है वो mg के बराबर होगा। अब इधर 1 kg है, तो जो टेंशन होगी वो आपके पास 2 mg के इक्वल हो जाएगी, तो आप इधर लिख दो कि ये आ गया 2g, और नीचे म्यू की वैल्यू 2 डाल दो, 2 से 2 काट दो, g की वैल्यू 2 होती है √10, ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में होता तो गए थे तुम। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि आपको यूनिट्स का ध्यान रखना भाई। यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखी है, वो ग्राम पर सेंटीमीटर में। 2 ग्राम पर सेंटीमीटर को पहले किलोग्राम पर मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो कन्वर्ट जब आप करोगे तो इधर से इसे कैंसिल करोगे तो 10 की पावर -1 यानी कि 0.2 किलोग्राम पर मीटर आपके पास जो है वो म्यू की वैल्यू निकल करके आएगी। अब आप इसको पुट करिए, अब आप यहाँ पे 2g 2 इंटू 10 करिए, और नीचे 0.2 यानी कि 2/10 करिए, 2 से 2 कटेगा, 10 ऊपर जाएगा तो अंडर रूट में 100 हो जाएगा, और या फिर आप इसको यहां से कैंसिल भी कर, अच्छा कैंसिल तो होगा नहीं, ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 100 जो है अंडर रूट में 10 आ जाएगा, तो आंसर जो निकल कर आएगा आपके पास वो 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि सेकेंड ऑप्शन निकल करके आएगा। तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से अगर आप पहला स्टेप गलत करोगे, तो नीट के अंदर तो ऐसा भाई कि अगर 4 स्टेप का क्वेश्चन है ना, पहला स्टेप गलत कर दिया तो पहला ही ऑप्शन होगा, पहला सही कर दिया दूसरा गलत कर दिया तो दूसरा ऑप्शन होगा, और दोनों सही किए लास्ट में यूनिट चेंज नहीं करी तो तीसरा ऑप्शन होगा। और सब सही करने के बावजूद अगर सब ठीक रहता है, सारे स्टेप सही है, यूनिट में कोई गड़बड़ नहीं है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, फॉर्मूला में कोई गड़बड़ नहीं है, तो जाकर के एक ऑप्शन मैच करता है और वही लगाना होता है। इस वजह से डिफिकल्टी लेवल जो बढ़ जाता है, तो प्रिसीजन आपको मैक्सिमम रखनी पड़ेगी अपनी मेजरमेंट के अंदर और जो भी चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आजा आजा, अरे अरे, टोटल नंबर ऑफ एंटी नोड्स इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड ऑसिलेशन इन फिफ्थ हार्मोनिक। भाई जिन बच्चों ने तो पढ़ा है उनको याद होगा कि फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब होता है फोर्थ ओवरटोन, क्योंकि एक आती है फंडामेंटल हार्मोनिक या फिर फर्स्ट हार्मोनिक,
जिसके अंदर दोनों साइड पे नोड होते हैं और एक एंटी नोड होता है। फिर उसके बाद आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक आता है तो बीच में एक मरोड़ सा आता है और उसी को हम नोड कहते हैं। फिर उसके बाद 3 4 इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो अगर आपको फिफ्थ हार्मोनिक देखना है तो फिफ्थ हार्मोनिक फोर्थ ओवरटोन होगा। फोर्थ ओवरटोन के लिए पहले हम एक फिक्स पॉइंट बनाते हैं। फिक्स पॉइंट के बाद वेव बनाते हैं। जब यहां से एक जाएगा यहां से दो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहां पे आप देखें तो 1 2 3 और ये 4। फिफ्थ हार्मोनिक पूछा, फिर से आगे चलना पड़ेगा। इधर कहीं पे, तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट बना देते हैं फिर से। तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ मोड्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये फोर्थ ओवरटोन है और फिफ्थ हार्मोनिक है। हमें पूछा गया है कि कितने टोटल नंबर ऑफ एंटी नोड्स होंगे। वैसे तो बेसिक फॉर्मूला से देखें तो जितने आपके पास ओवरटोन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नोड्स होते हैं और +1 एंटी नोड्स होते हैं। यानी कि फिफ्थ हार्मोनिक से फोर्थ ओवरटोन पता लग रहा है तो 4 तो नोड है और 4 + 1 5 एंटी नोड है। इस तरीके की कहानी आपके पास हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 एंटी नोड्स। ठीक है, और जब नोड्स काउंट करने की बात आती है तो ऑब्वियसली वो लास्ट वाले फिक्स पॉइंट्स को भी नोड्स में ही काउंट करता है। लेकिन आपको ओवरटोन से याद रखना है कि जो अंदर वाले नोड्स होते हैं वो नंबर ऑफ ओवरटोन के बराबर होता है और फिर आपको अगर एंटी नोड बनाना है तो वो +1 करना होता है और आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का +1 कंप्लीट होती है, +2 शुरू होती है। तो +2 शुरू होते ही पोटेंशियल फंक्शन आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का गिवन है, V = 3x²। आपको बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है 3 मीटर, 0 और 4 मीटर पे XYZ एक्सिस पे रखते हैं। सबको फॉर्मूला ध्यान आ गया होगा, E = -dB/dr। यही रिलेशन रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ v x पे डिपेंड कर रहा है तो मैं dr की जगह सिर्फ और सिर्फ इसे dx ही लिखूंगा। तो जब dx करूंगा तो 3x² का जो डेरिवेटिव है आपके पास वो 6x निकल कर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि ये आपके पास जो निकल कर आ रहा है -6x, और आई कैप में लिखना पड़ेगा इसे ऑब्वियसली। x की वैल्यू जो है आपके पास 3 मीटर है, पुट करेंगे इधर तो ये निकल कर आएगा -18 आई कैप। -18 आई कैप आपके पास जो है वो फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कभी भी आएगा क्वेश्चन, अटेम्प्ट करोगे आंसर निकलेगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास पोटेंशियल दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो और पोटेंशियल पूछा हो, तो इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 infinitely long charge sheets are placed as shown in the figure. The electric field at the point P is। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे आपको निकालनी है। आप बोलोगे सर फॉर्मूला याद है हमें, हम तो बहुत महान है, यही तो होता है फॉर्मूला। हाँ भाई यही होता है, यही होता है। पी पॉइंट पे निकालना है। पी पॉइंट की अगर आप एक खास बात चेक करें तो यहाँ पे ओरिजिन है कुछ इस तरीके का, और जो पी पॉइंट है इसके लिए ऊपर वाली डायरेक्शन में, इसके लिए भी ऊपर वाली डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के लिए पॉजिटिव के एक्सिस में है। और जो सिग्मा वाली प्लेट है इसके लिए वो नीचे वाली डायरेक्शन में है, यानी कि इसके लिए वो -k डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इसकी कंट्रीब्यूशन पूछूंगा कि भाई तू बता तेरी कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो वो बोलेगा भाई मैं तो हूं +σ/2ε0 और मेरी डायरेक्शन है -k कैप। यही होगा पी पॉइंट के लिए। जब मैं इससे पूछूंगा कि 2 सिग्मा तू बता भाई तेरी कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो मैं तो 1 लिख लेता हूँ, तो 2 लिख लेता हूँ। तो आपके पास सेकंड की वजह से कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, तो बोलेगा सर मैं तो -2 σ/2ε0 हूं और मेरी जो डायरेक्शन है वो +k कैप है। यही कहेगा ये। फिर मैं पूछूंगा तीसरी वाली प्लेट्स भाई तू बता तेरी क्या कंट्रीब्यूशन है, तो बोलेगा मेरी कंट्रीब्यूशन है -σ/2ε0 और मेरी भी डायरेक्शन +k कैप है। यही तीनों होंगी और इन तीनों को ऐड करना होगा ताकि पी पॉइंट पे पता चले कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास कितनी है। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा माइनस, यहां पे आ गया σ/2ε0 k कैप -2 σ/2ε0 k कैप -σ/2ε0 k कैप। तो -k कैप जो है वो तो कॉमन ही है, तो सिग्मा 2 सिग्मा सिग्मा इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा -4 सिग्मा। दिस इज -4 σ/2ε0
और नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा के कैप, ये जाएगा आपके पास, तो ये देखिएगा -2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप। तो -2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप इज द सेकंड ऑप्शन। आराम से देखिए, अटेम्प्ट करिए और आंसर निकालिए। कुछ नहीं है, छोटी चीज समझनी थी कि पी पॉइंट जो है वो अप्रोच कहां से दे रहा है, सिग्मा वाली प्लेट को, -2 सिग्मा वाली प्लेट को और माइनस सिग्मा वाली प्लेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूव ऑन करते हैं भाई। 4 equal charges Q are placed at the four corners of the wall of square of each side. Work done is removing a charge -Q from its center to infinity. बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। आपके पास एक सिंपल सा स्क्वायर है, प्लस क्यू रख लेते हैं, 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 इस तरीके का, इसको जोड़ करके इस तरीके का स्क्वायर बना देते हैं। इस स्क्वायर के बीचों बीच एक -Q चार्ज रखा हुआ है, इतनी सी बात को कह रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास कितना वर्क डन लगेगा ताकि उसे हम सेंटर से इंफिनिटी तक ले जाएं। एक बात मेरी कान खोल करके सुने प्लीज, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q डेल्टा V। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो प्लीज यहाँ पे देखें। Q जो है आपके पास वो तो वही आएगा जो आपको गिवन है, यानी कि -Q की ही बात करेंगे हम, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। डेल्टा V में आप लिखेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब पहले वो सेंटर पे था और फिर उसे इंफिनिटी पे लेकर के गया, यानी कि V एट इंफिनिटी पता होना चाहिए और V एट सेंटर आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों अगर पता होंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। अब V इंफिनिटी पे होता है 0, वो तो हमें पता ही है, के क्यू अपॉन आर फॉर्मूला, आर की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे V 0 ही जाएगा। सेंटर पे कितना है वो हमें देखना है, तो सेंटर पे अगर आप देखोगे तो V जो है वो बेचारी स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी एक की वजह से अगर मैं निकालूंगा कितना पोटेंशियल आता है तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा। अब ये पूरा डायगोनल साइड साइड जो है वो ए दे रखी है, तो ए अगर दे रखी है तो डायगोनल जो वो आपके पास √2a आ जा रहा है, और ये छोटी सी वैल्यू जो है जिसको मैं r कह लूं, ये r की वैल्यू a अपॉन √2 आ जाएगी। तो जो पोटेंशियल आ जाएगा वो 4 इंटू के क्यू अपॉन आर आ जाएगा, और जो r की वैल्यू है वो आपके पास a अपॉन √2 आ जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमें पता लग गई है, इनको साइड में रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो v की वैल्यू अगर आप फाइनल करने बैठेंगे अब तो वो बनेगा √2 इंटू 4, और k की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और पाई में आंसर आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे और क्या रह गया आपके पास, नीचे और रह गया a और ऊपर रह गया q। ठीक है, अब यहां से 4 से 4 कट जाएगा आपके पास, बाकी चीजें तो एज इट इज ही है। तो v की फाइनल वैल्यू निकल कर आई है √q निकल के आ रही है, और नीचे आपके पास आया पाई एप्सिलॉन नॉट a, इस तरीके से। देखें सितारा बना दिया भाई, आपका सितारा भी चमके। v की वैल्यू जो निकल कर आई है वो आई है √2q पाई एप्सिलॉन नॉट a, यही है। अब इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे सेंटर में, v इंफिनिटी तो 0, नेगेटिव साइन एक ऑलरेडी है और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन एक ऑलरेडी है, तो दोनों मिलकर के तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और एक q जो है वो इस भाई से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर जो दिखेगा वो √2q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a, जो कि आपके पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन निकल करके आता है। तो सिंपल आप इस v को इधर पुट करें, v इंफिनिटी को 0 पुट करें, -q को मल्टीप्लाई करवाएं, थर्ड ऑप्शन पाए और अगले क्वेश्चन पे जाएं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, if difference of potential between its surface and a distance 3r from its center is b, if difference of potential between its surface and potential, ठीक है, the magnitude of electric field due to it at a distance 3r from its center is, तो आपको ये बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास कितना निकल कर आएगा 3r डिस्टेंस पे। तो अगर आप फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पूछो तो v अपॉन आर ही होता है जनरली, -dv अपॉन dr होता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो एक ही लेंथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, डायमेंशन ऑफ लेंथ, ताकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल वो हो जाए। अब इसने बोला कि आप v अपॉन 3r की बात करो, और अभी पहले हमें b निकालना पड़ेगा। अब v अपॉन 3r देख करके इधर थर्ड ऑप्शन मत लगा देना भाई, क्योंकि आपको बाकी डाटा जो दिया है उसका आपने यूज नहीं किया है, और वो डाटा क्या है कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन इट्स सरफेस एंड डिस्टेंस 3r फ्रॉम इट्स सेंटर इज b।
तो v जो है वो आपके पास डिस्टेंस निकल करके आ रहा है फ्रॉम इट सेंटर इज v, यानी कि v इज इक्वल टू, और सेंटर से कितना होगा आपके पास, वो निकल कर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन 3r। कैपिटल कैपिटल ले लिए इधर मैंने r और r, यही आपके पास डिफरेंस आएगा सेंटर से लेकर के सरफेस तक और उसके अलावा 3r डिस्टेंस तक। तो यहाँ पे अगर आप 3 बनवाना चाहोगे, 3 बनाना चाहोगे तो वो आपके पास बन के आ जाएगा 2k अपॉन r, यही आएगा। और के क्यू अपॉन आर यही आ रहा है निकल करके 3/3, 3 - 1 2, अच्छा नीचे 3 रहेगा, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो निकल कर आएगी 3/2b। तो ये तो रहा मेरा पहला काम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं देखूं तो वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जब होगा तो के क्यू अपॉन आर को इधर रखेगा, बाकी आर को इधर सेपरेट रखेगा। के क्यू अपॉन आर की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 3/2v जो है वो निकल कर आ चुकी है, तो मैं इधर 3/2v जो है वो डालूंगा, तो 3/2v इंटू 1/r निकलेगा। अब आप बोलोगे सर अभी भी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। भाई जो कैपिटल आर है वो मुझे पूछा गया है 3r डिस्टेंस पे, तो जैसे ही मैं कैपिटल आर को स्मॉल 3r डिस्टेंस पुट करूंगा तो जो ई आएगा आपके पास निकल करके वो 3/2v और नीचे 1/r की जगह 3r आ जाएगा, ठीक है। यही नॉर्मल कहानी है। और नीचे वैसे आपके पास r का स्क्वायर होना था, तो अगर आप 3r का स्क्वायर करके चलोगे यहाँ पे, क्योंकि 3r का इस पे यही कर लेते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा के क्यू अपॉन 3r का होल स्क्वायर, जो कि बन जाएगा के क्यू अपॉन 9r का होल स्क्वायर। के क्यू अपॉन 9r का होल स्क्वायर बनते ही फिर इसके बाद इससे कैलकुलेशन कीजिए तो ज्यादा इजी है। जैसे ही के क्यू अपॉन 3r स्क्वायर निकल करके आएगा तो मैं कहूंगा भाई कि के क्यू अपॉन आर को अलग करो तुम, और उसके अलावा 9r स्क्वायर में अब बचा क्या, तो बचा हमारे पास 1/9r, इस तरीके से इसे अलग करो। और के क्यू अपॉन आर इधर स्मॉल आर ही रख लेते हैं, इस वैल्यू को भी स्मॉल आर, इस वैल्यू को भी स्मॉल आर, इस वैल्यू को भी स्मॉल आर, और इधर भी स्मॉल आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब के क्यू अपॉन आर को 3/2v पुट करते हैं, 3/2v पुट हुआ, 1/9r से जो है वो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये v जो है ये ऊपर आएगा, चला जब v मानता नहीं है v यार, यहां पे आएगा 3 से 3 कटेगा, 3 इंटू 2 6 होगा, और v/6r जो है वो आपके पास आंसर निकल कर के आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को कैसे किया गया। हमें ये जानकारी थी कि E और V के बीच में रिलेशन रहता है E इज इक्वल टू v/r। अब क्योंकि हमें 3r पूछा गया तो मुझे v/3r की तरह अप्रोच करना पड़ेगा, तो इसको देख करके ये नहीं लगना चाहिए कि थर्ड ऑप्शन ही आंसर होगा, क्योंकि v जो है वो भी पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कि वो किस किस के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस लिया हुआ है। तो वो 3r और r के बीच का डिफरेंस था, तो मैंने 2/3 के क्यू अपॉन आर जो है उसे निकाला, फिर के क्यू अपॉन आर की वैल्यू 3/2v निकाली। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में आर को लेना था 3r का स्क्वायर कर दिया तो के क्यू अपॉन 9r स्क्वायर की तरह दिखने लगा। के क्यू अपॉन 9r स्क्वायर को जब मैं रीअरेंज करके लिखा कि के क्यू अपॉन आर को अलग करो और 1/9r को अलग करो, तो के क्यू अपॉन आर की वैल्यू 3/2v पुट की, जैसे ही पुट की तो ई जो है v/6r के इक्वल निकल करके आया, और ये एग्जैक्ट आंसर होगा आपके पास जो कि पहला ऑप्शन है। तो आराम से समझे, पहला मैंने इधर लिख दिया है, दूसरा मैं ये लिख देता हूं, और तीसरा भाई ये लिख देता हूं, ठीक है। तो नजर घुमानी इधर इधर उधर, खत्म। चले आगे। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ढंग से करें, गलती कम करें। इनफाइनाइट चार्ज शीट इज प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट एट अ पॉइंट रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे एक शीट गिवन है, एक शीट मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ये कह रहा है भाई कि एक 10 सेंटीमीटर दूर पॉइंट है और एक जो है वो 30 सेंटीमीटर दूर पॉइंट है, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो कितनी होगी। आप लोगों को पता है ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, ई का फॉर्मूला पीछे देखा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो चाहे आप E1 पे देखें चाहे आप E2 पे देखें, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, और रेशियो निकालोगे तो 1:1 निकल करके आएगी। सही है।
आगे चले, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 53 आपको कह रहा है 8 इक्वली चार्ज टाइनी ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। ये भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपके पास। पूछा गया है इफ द पोटेंशियल ऑन ईच ड्रॉप इज 10 वोल्ट देन द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप विल बी। पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्मॉल वाले के लिए, तो स्मॉल वाले के लिए जो चार्ज है वो आपके पास कितना दे रखा है, 8 इक्वली चार्ज टाइनी ड्रॉप्स। तो इसके लिए मैं चार्ज जो है वो आपके पास सिंपल Q ले लेता हूं, आ जाओ Q। 8Q अपॉन आर जो है उसके लिए रेडियस में आर ही रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर स्मॉल रख लेता हूं, R1 रख लेता हूं। पोटेंशियल आपके पास पूछा गया है बिग वाली पे, तो बिग वाली पे जब आप पोटेंशियल निकालोगे तो बिग वाली का चार्ज जो है वो तो 8Q जाएगा, क्योंकि सारा चार्ज कंबाइंड होकर के 8 टाइनी ड्रॉप्स का 8Q ही होगा। लेकिन आर रेडियस जो है वो आपके पास अलग होगा। R1 और R2 निकालने का तरीका वही सेम रहता है जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन से। वॉल्यूम कंजर्वेशन कैसे यूज करते हैं, हम ये कहते हैं कि 8 छोटी पानी की बूंदों ने मिलकर के आपके पास एक बड़ी पानी की बूंद बनाई है, यही काम हुआ है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल होता है, और फिर 8R क्यूब को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2R1 का होल क्यूब है वो, सामने R2 का होल क्यूब लिख सकता हूं, क्यूब से क्यूब कटेगा तो R2 की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी 2R1। R2 की वैल्यू जैसे ही आपके पास 2R1 निकल कर आ जाती है, आपके सामने V स्मॉल की वैल्यू भी दी है जो कि 10 वोल्ट है। तो अगर मैं इसकी रेशियो लू 10 वोल्ट अपॉन V बिग इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R1। बी विक का अगर वैल्यू डालूं तो के इंटू 8Q, और ऊपर लिखूंगा मैं R2, और R2 की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 2R1। तो R1 से R1 भाई अब कैंसिल होगा, के क्यू से के क्यू कैंसिल होगा, 2 से 8 कैंसिल होगा, 4 बचेगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई होकर के 40 होगा, बी भी गुजर जाएगा। आप आंसर लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 40 वोल्ट। क्लियर है, सिंपल काम है, साफ लिखना है, कैलकुलेशन करनी है, आगे बढ़ना है। तो 40 वोल्ट आपके पास आंसर निकल कर आ रहा है, पहला ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ चार्जेस ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ 1 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जो है वो आपके पास गिवन है यहां पे साइड में, और 3 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड को अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। यहां से जो आपके पास करंट जाएगा वही सेम करंट जो है वो आपके पास एंटर करेगा 1 माइक्रोफैराड के अंदर। तो जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं वो सीरीज में होते हैं, तो वहां पे चार्ज जो है वो आपके पास सेम होता है। हमें बताया गया कि चार्ज कितना है 1 माइक्रोफैराड में और चार्ज कितना है 4 माइक्रोफैराड में। अगर 4 माइक्रोफैराड के लिए चार्ज निकालना है भाई, तुझे V पता है, तुझे C पता है, तो 2Q इज इक्वल टू CB लगा, और 4 माइक्रोफैराड में तो ये बन जाएगा C इंटू बी, और C इंटू बी में C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 4, B की वैल्यू है 20। तो ये आपके पास 80 माइक्रोकूलम जो चार्ज पास होगा 4 माइक्रोफैराड से वो निकल करके आएगा। सिमिलरली अगर आपको निकालना है कि सर इससे तो हमने बता दिया, अब मुझे ये बता दीजिए कि कितना चार्ज जो है वो 1 माइक्रोफैराड से पास करेगा, तो इसमें भी दोस्तों Q इज इक्वल टू CV ही लगता है। लेकिन चक्कर क्या है कि C यहाँ पे आपके पास सीरीज में है और V के साथ उसे इक्वेट करवाना पड़ेगा, तो आपके पास Q इज इक्वल टू CV लगा है। इसका मतलब C की जगह C नेट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, और C नेट जब आप निकालोगे खासकर वो भी सीरीज के लिए, तो वो आपके पास वही रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला फॉर्मूला जो है उसको फॉलो करता है। तो आप सी नेट के लिए जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 1/सी नेट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/1, और एलसीएम लोगे यहाँ पे ऊपर नीचे सेम करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। और सी नेट की वैल्यू अगर आप देखोगे सीरीज के लिए तो वो आएगी 3/4 माइक्रोफैराड जब इनवर्स को सीधा किया जाएगा। तो फिर से Q इज इक्वल टू सीबी लगाना है। Q इज इक्वल टू सीबी, अब हम यूज करेंगे 1 माइक्रोफैराड के लिए, तो
1 माइक्रोफेराड के लिए जब आप चार्ज निकालेंगे तो उसमें जो सी की वैल्यू आ रही है वो 3.4 आ रही है, और जो बी वोल्टेज की वैल्यू आपके पास आ रही है Q इक्वल टू सी में, वो निकल कर आ रही है 20। तो 4 5 से यहाँ पे 20 हो जाएंगे, 5 और 3 15 हो जाएगा। 15 माइक्रोकूलम की कॉन्ट्रीब्यूशन 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर की तरफ से है। बाकी बचा कुछ शगुन जो है वो 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर जो है वो लगा करके दे रहा है। तो इन दोनों की वजह से टोटल चार्ज कितना होगा, आप 80 में प्लस करेंगे 15 तो वो 95 माइक्रोकूलम, बी ऑप्शन आपके पास निकल करके आ जाएगा। सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन है, ऑन इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड एन इनिशियली चार्ज आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इंक्रीजेस। आपने जब कैपेसिटर पढ़ा होगा भाई, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, और इसके अलावा पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है, चार्ज पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं, जिसमें बच्चों को ये तो बहुत अच्छे से याद रहता है कि सर ऑन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस, यानी कि रीजन तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जब बात आएगी यहाँ पे एनर्जी की, तो एनर्जी भाई कम होती है, और यहाँ पे बोला है कि इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब असर्शन जो फॉल्स है और रीजन आपके पास ट्रू है। ये सिंपली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो कैपेसिटर के लिए चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है आपके, 46 कह रहा हूं सॉरी, 56 है आपके पास, और इसमें 3 वोल्ट मीटर दिए हैं। 3 वोल्ट मीटर की पोजीशन कौन कौन सी है सर्किट के अंदर, अगर आप देखेंगे तो ए और बी पॉइंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पे शो कर रहे हैं। V1, V2, V3 3 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। आपको बोला गया है द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी ऑन क्लोजिंग द स्विचेस, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर को क्या होगा। जब मैं इस वाली की को बंद कर दूंगा तो वोल्ट मीटर V1, V2, V3 की रीडिंग के साथ क्या होगा। इनिशियली अगर हम समझे इस चीज को, प्लीज ध्यान से देखिए यहां पे, अगर मैं V1 से पूछूं तो V1 बोलेगा भाई मेरी तो A के साथ दोस्ती है डायरेक्ट डायरेक्ट। फिर V1 बोलेगा कि मेरी तो B के साथ भी दोस्ती है डायरेक्ट डायरेक्ट। तो भाई मेरे पे तो तेरे स्विच के ऑन या ऑफ करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इनिशियली जो है, इनिशियली V1 के पास जो रीडिंग होगी वो B जाएगी। फिर V2 को पूछ रहा है कि V2 तेरे में लिंक है कुछ की नहीं है भाई, तू भी बता तेरे पे रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो V2 बोलेगा भाई मैं यहां पे B से जुड़ा हुआ हूं, B के साथ तो अपना लिंक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A के पास रास्ता नहीं है जाने का। तो इसका मतलब एक ही साइड कनेक्टेड है, दूसरी साइड कनेक्टेड नहीं है, तो इनिशियली V2 के पास रीडिंग आएगी 0। सिमिलरली हम V3 से पूछेंगे, V3 तू बता भाई कि तेरे कोई कांटेक्ट है या नहीं है, तो V3 बोलेगा भाई B के साथ तो डायरेक्ट कांटेक्ट है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन मुझे भी अगर A तक जाना हो तो रास्ता जो है वो बंद है, या फिर पुल टूटा हुआ है, या फिर की भाई क्लोज नहीं है, तो नहीं जा सकता। तो V3 की रीडिंग भी क्या आएगी, 0 आएगी। अब जब आप की को क्लोज कर देते हो, क्योंकि उसी कंडीशन पूछा क्लोज करने पे क्या होगा, तो जब क्लोज कर दोगे इन सबको हटाते हैं, आप क्लोज करवाते हैं इसे इस तरीके से क्लोज कर देंगे, तो अब आपके पास बीए का रास्ता पहले देखेंगे। तो बीए बोलेगा भाई ए से ऐसे जुड़ा हूं, बी से ऐसे जुड़ा हूं, यानी कि जब आप फाइनली लिखोगे कि की क्लोज करने के बाद V1 के पास अब नई वोल्टेज कितनी है, तो वो उतनी ही थी जितनी पहली है, क्योंकि वो वैसे ही कनेक्टेड है जैसे पहले कनेक्टेड था, कोई चेंज नहीं आया। V2 से पूछेंगे तो V2 बोलेगा हाँ भाई ये लो मैं B से ऐसे कनेक्टेड हूं, और A से अब स्विच क्योंकि आपके पास क्लोज हो चुका है तो ऊपर वाला पुल बन चुका है, तो वहां से जाऊंगा फ्लाईओवर से आराम से, ठीक है। तो V2 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब B के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली जब आप V3 को देखेंगे तो V3 के लिए आप कहेंगे कि सर V3 भी अब B के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है और A के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। B के साथ कनेक्ट करना होगा तो ऐसे कर देंगे, और A के साथ कनेक्ट करना होगा तो ऐसे कर देंगे। तो V3 के पास भी आपके पास जो है रीडिंग अब B आने लग पड़ेगी। तो जब आप कंपेयर करवाएंगे तो आपको एक ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट दिखेगा, और वो है V2 एंड V3 बोथ इंक्रीजेस। इजी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करिए, आपको बहुत ही प्यारे मेथड से करवाया गया है। इसी तरीके से जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे की क्लोजिंग ओपनिंग वाले, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 आपके पास, इसमें बोला है कोयल हीटिंग अ बकेट फुल ऑफ वाटर रेजेस द टेंपरेचर बाय 5 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट,
If the current in the coil is doubled, what will be the change of temperature of water in 1 minute? वाटर जो है वो आपके पास गर्म हो रहा है, टाइम की बात की गई है, कितना पूछा गया है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास बात कर रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले हीट एनर्जी के फॉर्मूला को इक्वेट करने से एमसी डेल्टा टी से, क्योंकि एमसी डेल्टा टी ही आपके पास चेंज इन टेम्परेचर जो वो लेकर के आता है। तो अगर मैं पहले ही क्वेश्चन बनाना चाहूं तो बनेगी एमसी डेल्टा टी, जिसमें डेल्टा टी आएगा 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसमें आई स्क्वायर आर टी और टी की जगह आ जाएगा 2 मिनट। ये बनेगी भाई पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? सेकंड इक्वेशन में आपको बोला है कि अगर करंट को डबल किया जाता है तो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा। तो करंट को डबल करके देखें अगर, तो मुझे ये बताना है कि अब डेल्टा टी कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं 2i पुट कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, r कर दूंगा, और ये 1 मिनट की बात की है तो 1 मिनट लिख करके छोड़ दूंगा, और सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपको अननोन वैल्यू डेल्टा टी निकालनी है, तो आप डिवाइड कीजिए सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को, और जब आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास डेल्टा टी अपॉन 5, और राइट हैंड साइड में आपके पास यहाँ पे 2i का होल स्क्वायर जो 4i स्क्वायर बन जाएगा, r यहाँ पे साथ में रहेगा, इंटू 1 मिनट आएगा, डिवाइड में आपके पास आएगा आई स्क्वायर r और साथ में 2 मिनट आएगा। तो यहाँ पे 2 से 4 कटेगा तो 2 रह जाएगा, बाकी आई स्क्वायर आर सारा का सारा रह जाएगा। डेल्टा टी अपॉन 5 जो है वो लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड में सिर्फ 2 ही रह गया, तो डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो आपके पास निकल कर आ जाएगी 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस आप ऑप्शन में देख ले कहा जैसे मेंशन है, पहला ही ऑप्शन है, ठीक करें और आगे बढ़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना है, दिमाग के किसी कोने में नसों को आपस में फंसा करके भाई ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 55 आपको कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए कि जहां पे आपको अरेंजमेंट लगेगी ना तो सर हमें सीरीज में साफ साफ दिखाई दे रहा है, ना तो हमें पैरेलल में साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो आपका पहला शक जाना चाहिए क्या कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन तो नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? दो पैरेलल वाले अगर रेशो आपस में सेम दे तो बीच वाली जो आपके पास वायर है उससे करंट पास नहीं करता और उसको रिमूव किया जा सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 6 पेयर बना रहे हैं और यहाँ पे 45 माइक्रोफेराड को हटाया जा सकता है। सिमिलरली इधर 6 9 जो है वो आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 63 माइक्रोफेराड को हटाया जा सकता है। और जब इन दोनों को हटा दूंगा तो बचेगा क्या? तो आप बोलोगे सर ऊपर 3 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड सीरीज में बच जाएंगे, दोनों सीरीज में रिजल्टेंट कितना देंगे? 1.5 माइक्रोफेराड। फिर आप बोलोगे सर नीचे 6 माइक्रोफेराड भी सीरीज में बच जाएंगे, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? 3 माइक्रोफेराड। फिर सिमिलरली आप बोलोगे सर नीचे 9 माइक्रोफेराड सीरीज में, आपको पता लग गया मैं कैसे निकाल रहा हूँ रिजल्टेंट सीरीज का, तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा? 4.5 माइक्रोफेराड। अब तीनों पैरेलल में होंगे तो सिंपली ऐड किए जाएंगे, तो 3 प्लस 4.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 9 माइक्रोफेराड। बी ऑप्शन है इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, एक्यूरेसी रखनी है, स्पीड रखनी है और साफ साफ सॉल्व करना है ताकि आपको पता चले अगर कोई गलती होगी तो आते हैं आज के लेक्चर के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे आपको बोल रहा है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन द कंडक्टर इज डबल एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास कितना होगा। तो हमारे पास जो गिवन चीजें हैं वो क्या है कि सर जो v है हमारे पास वो डबल हो जा रहा है, जो लेंथ हमारे पास वो हाफ हो जा रही है। तो बताइए हमारा जो vd है, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कितने टाइम्स हो जाएगा, इसी के बारे में पूछिए, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इनका आपस में रिलेशन क्या है? जिन बच्चों को फॉर्मूले याद होंगे वो कह रहे होंगे सर इजी सा फॉर्मूला तो है, यही तो होता है फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। ई जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वीडी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी कि हमें देखने से पता चल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मुझे तो सर वेरिएशन पोटेंशियल और लेंथ की दी है, तो भाई E इज इक्वल टू वी अपॉन एल होता है। E अगर v अपॉन एल के इक्वल होता तो मैं ऐसे लिखूंगा। अब v जो है वो आपके पास 2 टाइम्स हो रहा है और l जो है वो हाफ हो रही है, तो टोटल जो है ये भी 2 पर जाकर के हमें पता लग जाएगा कि vd जो है वो 4 टाइम्स v अपॉन एल, यानी कि इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है वो 4 टाइम्स बन रही है जब हम पोटेंशियल को डबल कर रहे हैं,
और लेंथ को हाफ कर रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा। ये हमारे लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन था। पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से इसके बाद पार्ट 4 आएगा, बाकी बची हुई यूनिट्स को हम कवर करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, पेपर बहुत नजदीक आ गया है नीट का, और आपके घर वालों ने, आपने और आपके दोस्तों ने बहुत मेहनत की है, बहुत भरोसा किया आप लोगों के ऊपर, तो उन सब का अब वापस रिवर्ट बैक करने का टाइम आ गया है। तो आखिरी मौका है और मूवी को क्लाइमैक्स देने का टाइम आया है। तो क्लाइमैक्स अपना खराब नहीं करना है, जितनी मेहनत आप कर रहे थे उससे ज्यादा करनी है। ये इस बार का जेई का रिजल्ट है हमारा, जहाँ पे 99.61 और 97.42 जैसी परसेंटाइल अच्छी अच्छी गई है। तो आप लोगों को भी तैयारी करनी हो, नीट का भी रिजल्ट आएगा, नीट का भी लगाया जाएगा इसके ऊपर, आपको भी तैयारी करनी हो, आप आइए एडुकेट से जुड़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।